नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुरुजी 4.0 में। तो एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है अच्छी होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम डेली इस टाइम पे करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं और उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 27 दिसंबर का करंट अफेयर्स। अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पिछली क्लासेज का आपने रिवीजन किया कि नहीं किया। उम्मीद है आप रेगुलर रिवीजन भी कर रहे होगे। तो अब शुरुआत करने वाले हैं हम 27 दिसंबर की करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। एक बार सारे साथी जुड़ जाएंगे। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा मिसाइल सिस्टम बॉर्डर के पास कम ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई पर लंबी दूरी के हवाई टारगेट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक बॉर्डर पर हमारा एक मिसाइल सिस्टम तैयार किया गया है जो कम ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई दोनों पर लंबी दूरी के हवाई टारगेट को रोकने में हमारी मदद करेगा। तो वो कौन सा है? वो है आकाश एनजी, जो हमारी आकाश मिसाइल है उसका एक नया वर्जन तैयार किया गया है। ठीक है, तो किसने किया है ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने ये तैयार किया है। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी, आकाश मिसाइल के भी कई वर्जन हैं, तो इसका नाम क्या रहेगा? आकाश एनजी। प्रणाली का उपयोगकर्ता मूल्यांकन प्रशिक्षण यूटी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रशिक्षण परीक्षण भारत के रक्षा मंत्रालय की देखरेख में आयोजित किए गए थे। तो ये डिफेंस सिस्टम से संबंधित है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के देखरेख में ही इसको किया गया था। आकाश एनजी के कई रेंजों और ऊंचाई पर हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक इसने भेदा है। मिसाइल ने निकट सीमा कम ऊंचाई वाले अवरोधन परिदृश्यों में क्षमता का प्रदर्शन इसने किया है। यह लंबी दूरी और कम ऊंचाई वाले अवरोधन में भी प्रभावशीलता साबित हुई है। अर्थात क्या है कि लंबी दूरी तक जाती है और कम ऊंचाई पर भी लंबी दूरी तक ये चली जाती है। आकाश एनजी को सतह से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। तो ये कौन सी मिसाइल है कि सतह से हवा में मारने वाली है? यह प्रणाली तेजी से आगे बढ़ने वाले लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों के खिलाफ वायु रक्षा को बढ़ाती है। आकाश एनजी एक स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ साधक से सुसज्जित है। मिसाइल एक ठोस रॉकेट के मोटर द्वारा संचालित होती है। यह प्रणाली भारतीय वायुसेना, वो इंडियन एयरफोर्स हो गया, द्वारा परिचालन उपयोग के लिए विकसित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, आईएएफ का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स और उद्योग भागीदारों को इन्होंने बधाई दी है। आकाश एनजी से भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करने की उम्मीद है। तो ये थे इसके कुछ फैक्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? तो एक योजना चलाई गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो उसमें मतलब इसमें क्या होता है कि छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं और उससे बिजली का उत्पादन होता है पर्सनल यूज के लिए। तो उसमें सबसे आगे जो प्रतिष्ठानों में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा बना है? तो वो राज्य बना है गुजरात। कौन सा बना है? वो राज्य बना है गुजरात। ये लॉन्च कब हुई थी? 15 फरवरी 2024 को ये योजना लॉन्च हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। गुजरात 1879 मेगावाट की स्थापित क्षमताओं के साथ छत पर सौर ऊर्जा में भारत का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवासीय छतों और सिस्टम स्थापित किए हैं। गुजरात ने 1 मिलियन आवासीय छत और सौर प्रणाली स्थापित कर करने के अपने लक्ष्य का 50% हासिल कर लिया है। मतलब कि सबसे अग्रणी राज्य बना है और अभी तक उसने 50% ही अपना लक्ष्य पूरा किया है। तो और स्टेट्स क्या है, उन्होंने 50% लक्ष्य भी पूरा नहीं किया है। 1 मिलियन रूफटॉप सोलर सिस्टम लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा क्या है कि मार्च 2027। अर्थात क्या है कि मार्च 2027 तक इनको 1 मिलियन, कितने? 1 मिलियन रूफटॉप
सोलर सिस्टम इनको लगाने हैं। तो उसमें से जो गुजरात है उसने अपना 50% लक्ष्य हासिल कर लिया है 2025 में ही। गुजरात ने सभी योजनाओं के कुल मिलाकर 1.1 मिलियन से अधिक छत और सौर प्रणालियां स्थापित की हैं। गुजरात में आवासीय उपभोक्ताओं को सौर सब्सिडी के रूप में 3778 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इनको अगर आप सौर पैनल को अपनी छत पर लगाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी भी आपको दी जाती है। सब्सिडी संरचना घरों के लिए 2 किलोवाट क्षमता तक 30,000 प्रति किलोवाट प्रदान करती है। तो सब्सिडी क्या है? सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है वो कितनी है? सब्सिडी संरचना घरों के लिए जो 2 किलोवाट की क्षमता, घरों के लिए कितने किलोवाट तक का कनेक्शन लग सकता है? 2 किलोवाट तक का आप कनेक्शन लगवा सकते हो। और उसमें सब्सिडी कितनी है? 30,000 रुपए प्रति किलोवाट। अर्थात अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन सौर ऊर्जा का लेते हो तो आपको 60,000 रुपए सब्सिडी के तौर पे वापस दे दिए जाएंगे। 2-3 किलोवाट सिस्टम के लिए 18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी उपलब्ध है। तो ये 2-3 किलोवाट सिस्टम के लिए 18,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी उपलब्ध है। प्रति परिवार अधिकतम सब्सिडी 78,000 तय की गई है। अगर फैमिली के हिसाब से देखें तो प्रति परिवार 78,000 से मैक्सिमम 78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। गुजरात 6 किलोवाट तक की छत प्रणालियों के लिए नियामक शुल्क के लिए 2,950 की सहायता प्रदान करता है। राज्य ने आवासीय छत पर सौर प्रतिष्ठानों के लिए नेटवर्क सुदृढ़ीकरण शुल्क माफ कर दिया है। राज्य ने क्या किया कि आवासीय छत पर सौर प्रतिष्ठानों के लिए नेटवर्क सुदृढ़ीकरण शुल्क को माफ कर दिया है। और गुजरात में आवासीय छत और सौर प्रणालियों के लिए नेट मीटरिंग समझौते अनिवार्य इसमें नहीं है। राज्य में आवासीय छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोई लोड की सीमा नहीं है। छत पर सौर प्रणाली से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली पर कोई भी बैंकिंग शुल्क भी नहीं लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके लिए क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक उभरते खिलाड़ी है हमारे जिनकी चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, उन्हीं के लिए क्वेश्चन है ये। 2025 में 36 गेंदों में शतक बनाकर पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर कौन बने हैं? तो ये आप फोटो देख रहे होगे, ये जो फोटो है ये केवल 14 साल के हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने क्या किया कि 36 गेंदों में ही शतक बनाकर सबसे युवा बल्लेबाज ये बन गए हैं, सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। और ये कौन सी ट्रॉफी में है? विजय हजारे ट्रॉफी में। विजय हजारे ट्रॉफी में। किस टीम की तरफ से भाग लिया इन्होंने? बिहार की तरफ से। किस टीम की तरफ से भाग लिया है? बिहार की तरफ से इन्होंने भाग लिया है। 14 साल 272 दिन की उम्र के वैभव सूर्यवंशी पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बने हैं। तो इनकी एज कितनी होगी? 14 साल 272 दिन इनकी एज हो गई। लगभग 9-27 14 साल 9 महीने के समथिंग इनकी एज हो चुकी है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार के लिए 84 गेंदों में 190 रन इन्होंने बनाए हैं। कौन सी टीम के खिलाफ बनाए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। किस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? बिहार का। और 84 गेंदों में 190 रन इन्होंने बनाए हैं। उनकी पारी में विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 16 चौके और 15 छक्के शामिल रहे हैं। उन्होंने 36 गेंदों में एक शतक पूरा किया, जो किसी भारतीय द्वारा लिस्ट ए में लगाया गया दूसरा सबसे तेज शतक है। बिहार ने रिकॉर्ड 574 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर रहा है। वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक के रिकॉर्ड को संक्षेप में धमकी दी है। दोहरे शतक से कुछ थोड़ा बहुत चूक गए, 190 रन इन्होंने बनाए। अगर 10 रन और बना देते तो ये इनका दोहरा शतक भी हो जाता। यह प्रदर्शन भारत की मजबूत युवा क्रिकेट प्रतिभा पाइपलाइन को उजागर करता है। यह मैच रांची के JSCA ओवल में खेला गया था और वैभव अब विश्व स्तर पर शीर्ष सबसे कम उम्र के लिस्ट ए शतकवीरों में से एक हैं। यह पारी बिहार क्रिकेट और भारतीय घरेलू क्रिकेट को एक बड़ा बढ़ावा देती है। तो IPL में भी आपने इनके खूब चर्चे सुने होंगे, रेगुलर आप देख ही रहे होंगे इनके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले एडिशन की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो एक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम
स्टार्ट हुआ है और इसके एडिशन की पहले एडिशन की ही मेजबानी के लिए पूछा गया है कि कौन सा स्टेट कर रहा है, तो कौन सा स्टेट कर रहा है, छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। उद्घाटन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 14 फरवरी 2026 को शुरू होंगे। कब शुरू होंगे ये? 14 फरवरी 2026 को। कौन से गेम? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, जिनका पहला एडिशन होगा 14 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ अपनी बड़ी जनजातीय आबादी और स्वदेशी खेल संस्कृति के कारण पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है। यह खेल विशेष रूप से आदिवासी एथलीटों को समर्पित है। तो इसमें क्या है कि आदिवासी जो है, शेड्यूल ट्राइब वाले जो खिलाड़ी हैं वो ही इसमें भाग लेंगे। आधिकारिक शुभंकर मोरवीर है। आपको लगभग लगभग एक तो शुभंकर पूछा जाता है और शुभंकर के साथ साथ ही उसका जो उसकी जो थीम है वो भी पूछी जाती है। तो इसका शुभंकर क्या है? मोरवीर, जो आदिवासी गौरव, लचीलेपन और साहस का प्रतीक है। और मोरवीर में मोर का अर्थ है मेरा या हमारा अपना, और वीर का अर्थ है बहादुरी, मतलब कि हमारी बहादुरी। 7 प्रतिस्पर्धी खेल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें क्या क्या है? तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, कुश्ती है, तैराकी है और भारोत्तोलन। ये 7 खेल इसमें शामिल रहेंगे। 2 प्रदर्शन खेल भारत की स्वदेशी खेल परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे। खेल अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और स्थापन मानकों का पालन भी करेंगे। खेलो इंडिया जनजातीय खेल व्यापक खेलो इंडिया योजना का हिस्सा है। खेल प्रतिभा पहचान के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके एक अंतर को संबोधित करते हैं। खेलो इंडिया गेम्स को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल एक्ट 2007 के तहत राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम घोषित किया गया था। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को 8 वर्षों तक 5 लाख वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति में वित्तीय सहायता, पेशेवर कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता और संरचित प्रशिक्षण मार्ग को शामिल है इसमें। और खेलों का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को भारत के राष्ट्रीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुशासन दिवस किस भारतीय नेता की जयंती है? तो अभी 25 दिसंबर को हमने सुशासन दिवस मनाया है, तो किस भारतीय जो नेता है उनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सुशासन दिवस 2025 पूरे भारत में 25 दिसंबर 2025 को मनाया गया। यह दिन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। सुशासन दिवस की शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह आयोजन पारदर्शी, जवाबदेह है और नागरिक केंद्रित शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी समावेशी दृष्टि और लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए याद किया जाता है। 25 दिसंबर नैतिक नेतृत्व और आम सहमति निर्माण का सम्मान करने के लिए शासन को समर्पित है। विश्व बैंक सुशासन को विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग के रूप में भी परिभाषित करता है। सुशासन दिवस 2025 नैतिक नेतृत्व और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करता है और वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, पोखरण में जो द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, वो इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। और पहला कब किसके नेतृत्व में किया गया था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करता है। सूचना का अधिकार जो आरटीआई अधिनियम प्रशासन में पारदर्शिता को मजबूत करता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण से भ्रष्टाचार को भी कम करता है। तो इसमें सबसे मुख्य क्या है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। कब से स्टार्ट हुआ ये? 2014 से। अब की बार कौन सी जयंती थी? 101वीं जयंती थी। सुशासन दिवस किस नेता के लिए मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। ठीक है, किसकी जयंती पे मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। ये इसमें कुछ मुख्य फैक्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि
क्या है? तो एक रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत की 2026 की अनुमानित वास्तविक जीडीपी की वृद्धि क्या है? तो वो है 6.7। 2026 के लिए 6.7 है और 2027 के लिए 6.8 है। ठीक है, तो 2027 के लिए क्या है? 6.8। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अगले 2 वर्षों में भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.8 रहने की उम्मीद है। तो कितना बढ़ जाएगी? 0.1 बढ़ जाएगी अगले साल। भारत की वृद्धि को इसकी बड़ी आबादी के कारण मजबूत घरेलू खपत से समर्थन मिलता है। सड़क, रेलवे, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में उच्च सार्वजनिक बुनियादी ढांचा खर्च भारत के विकास को गति देता है। वैश्विक व्यापार पर भारत की कम निर्भरता बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करती है। निवेश अनुकूल सुधार और नीतियां भारत में निरंतर आर्थिक विकास में योगदान करती है। 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि चीन से अधिक 2026 में 4.8 थी, 2027 में 4.7। तो भारत की अब चीन से अधिक जीडीपी हो जाएगी। 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका की वृद्धि 2.6% होने की उम्मीद है, जो भारत की वृद्धि से कम है। तो इसमें देख लो, अब भारत अमेरिका से भी जीडीपी में आगे निकल रहा है। 2026 के लिए वैश्विक औसत जीडीपी वृद्धि 2.8% अनुमानित की गई है। गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो ये इसके फैक्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो डेली करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं उसकी अगर फ्री आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से। किस नाम से है? गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स की, डेली जनरल अवेयरनेस की, उसके अलावा भी बहुत सा स्टडी मटेरियल है जो आपको डेली फ्री पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है। आप रिवीजन के तौर पे भी उस पीडीएफ को जल्दी से पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। किस देश ने दीर्घकालिक चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए 2036 तक चंद्रमा पर एक बिजली संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की है? तो एक चंद्रमा पर आप देख रहे होगे, कभी रूस, कभी भारत, कभी अमेरिका, कभी चाइना नए नए प्रशिक्षण करते रहे हैं। तो अब रूस ने क्या किया है कि वहां चंद्रमा पर एक नया बिजली संयंत्र बनाने की घोषणा की है। कब तक? 2036 तक। तो किसने की है? वो की है रूस ने। और इसमें कुछ भारत का भी साथ देगा, कुछ चाइना भी साथ देगा, रूस, लेकिन जो अहम योगदान रहेगा वो रूस का रहेगा। रूस ने भविष्य के चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए 2036 तक चंद्रमा पर एक बिजली संयंत्र बनाने की योजना बनाई है। इस परियोजना का नेतृत्व रूस की राज्य अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस, एक रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है? रोसकोस्मोस द्वारा किया गया है। बिजली संयंत्र चंद्र रोवर्स, वैज्ञानिक वेधशालाओं और संयुक्त रूस चीन चंद्र आधार के बुनियादी ढांचों को ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। यह संयंत्र संभवतः परमाणु संचालित है, जिसमें सोसाटोम और कुरचटो संस्थान शामिल है। लावोचिन एसोसिएशन को चंद्र ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए अनुबंधित किया गया है। चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिनों तक की लंबी रातें होती हैं और सूर्य की रोशनी सीमित होती है और अत्यधिक तापमान वहां होता है, जिसके लिए विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। चंद्र संयंत्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाते हुए रूसी चीनी अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का समर्थन करेगा। साझेदारी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी साझा करना, मिशन लागत कम करना और अमेरिका के नेतृत्व वाली चंद्र पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य ने राष्ट्रीय पैसा महोत्सव पर सभी पैसा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने की है? वो करी है ओडिशा ने। किसने करी है? ओडिशा ने करी है। तो पैसा एक्ट कब आया था? 1996 में। ठीक है, ये क्या है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये पैसा एक्ट है जो 1996 में आया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के सभी पैसा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाओं की घोषणा की है।
राष्ट्रीय पैसा महोत्सव के अवसर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यह घोषणा ओडिशा सीएमओ द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के संदेश के माध्यम से की गई थी। राष्ट्रीय पैसा महोत्सव संयुक्त रूप से पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों में के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन कौन से मंत्रालय? एक तो पंचायती राज मंत्रालय और एक जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम का पैसा अधिनियम 1996 के रूप में जाना जाता है। पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि पैसा अधिनियम कब हुआ था? 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। पैसा का लक्ष्य अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है और पैसा प्रावधानों के तहत पंचायत चुनाव लागू करने में ओडिशा अग्रणी राज्यों में से एक है। ओडिशा में पैसा का कार्यान्वयन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आदिवासी समुदायों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। पैसा का ढांचा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड, क्या है? RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो सलीम अहमद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सलीम अहमद को 23 दिसंबर 2025 को, कब? 23 दिसंबर 2025 को रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूरे भारत में प्रमुख रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे। पहले NBCC भारत में निदेशक परियोजनाएं के रूप में कार्य किया और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं को संभाला है। सिविल इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे के विकास में 30 वर्षों से अधिक का पेशेवर इनको अनुभव है। पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में कार्यकारी निदेशक थे, काम किया, और उसके बाद में मेट्रो और अंतिम मील कनेक्टिविटी परियोजनाओं में इनका योगदान रहा है। परिवहन बुनियादी ढांचे में अनुभव प्राप्त करते हुए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ सेवा इन्होंने की है। RVNL रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। RVNL नई रेलवे लाइनें, ट्रैक दोहरीकरण, विद्युतीकरण और क्षमता वृद्धि परियोजनाएं लागू करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेस्ट एटलस वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटीज 2025-26 रैंकिंग में किस भारतीय शहर को दुनिया भर में 5वीं रैंक मिली है? तो एक अपने भारत का एक शहर है जो दुनिया भर में विश्व की टॉप सिटी में 5वीं रैंक उनको दी गई है। किसमें? टेस्ट एटलस वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटीज 2025-26 रैंकिंग में किसको दी गई है? वो मुंबई को दी गई है। तो अपने जो भारत की टॉप 5 जो सिटी रही हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। मुंबई को 5वीं रैंक दी गई है, अमृतसर को 43वीं रैंक दी गई है, दिल्ली को 45वीं रैंक दी गई है, हैदराबाद को 50वीं रैंक दी गई है और कोलकाता को 71वीं रैंक दी गई है। ऐसे करके अपने जो भारत की 5 सिटीज हैं, जो टॉप 5 सिटीज हैं, ये उनके बारे में जानकारी थी। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। टेस्ट एटलस ने विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की 2025-26 की रैंकिंग जारी की है। खाद्य पर्यटन वैश्विक यात्रा निर्णयों के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। 5 में से एक यात्री मुख्य रूप से भोजन के अनुभव के लिए गंतव्य चुनता है। वैश्विक खाद्य शहर रैंकिंग में यूरोपीय शहरों का दबदबा है। वैश्विक शीर्ष 10 खाद्य शहरों में से इटली के 6 शहर शामिल है। जो टॉप 10 सिटीज हैं उसमें इटली के 6 सिटीज शामिल हैं। ठीक है, तो जिसमें से एक भारत का भी है टॉप 10 में। नेपल्स प्रथम स्थान पर है और विश्व स्तर पर पिज्जा मार्गेरिटा के लिए जाना जाता है। मिलान को रिसोटो अल्ला मिलानीज के लिए पहचाना जाता है। बोलोग्ना टैगलिनटेल अल रागू के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोरेंस बिस्टेका अल्ला फियोरेंटिना के लिए जाना जाता है। मुंबई विश्व में 5वें स्थान पर है और भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला खाद्य शहर बन गया है। तो ये कुछ खास सिटीज नहीं है, इनका इतना कुछ मतलब नहीं है। जो टॉप है वो आपसे पूछ सकता है। भारत की कौन सी सिटी रही है? मुंबई रही है, जो 5वें स्थान पर है।
मुंबई की रैंकिंग भारतीय स्ट्रीट फूड की वैश्विक अपील को उजागर करती है। वैश्विक शीर्ष 100 खाद्य शहरों में भारत के 6 शहर शामिल थे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों में दिल्ली 48वें स्थान पर है, अमृतसर 53वें पे है, हैदराबाद 54वें पे है और कोलकाता 73वें पर है। दक्षिण भारतीय खाद्य परंपराओं में प्रतिनिधित्व करने वाला चेन्नई 93वें स्थान पर है और 2025-26 के लिए इतालवी व्यंजन को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यंजन का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस कर भी लिया था। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ, जैसा कि मैं आपको रोज क्लास के एंड में देता हूँ। अगर आपके छोटे भाई बहन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जाम का टाइम आ गया है। जैसा आपको पता है कि अब की बार एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, तो रिवीजन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे गुरुजी 4.0 चैनल से। अगर आप हमारी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाके आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। आपको प्रत्येक टीचर की डेमो वीडियोस दिख जाएंगी। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रत्येक टीचर कितनी मेहनत से पढ़ाई करवा रहा है और आपका एक बेहतर ही रिवीजन होगा आपके छोटे भाई बहनों का। तो आगे वो बोर्ड क्लासेस में एक बढ़िया नंबर, बढ़िया मेरिट में आ सकते हैं। हमारे सब्जेक्टिव कोर्स की कीमत रहने वाली है केवल 999 रुपये और कॉम्बो कोर्स की कीमत रहने वाली है 2499 रुपये। और अगर हम आप हमारे जो कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अभी गुरुजी 4.0 ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डेली जो बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी, बोर्ड के जो पीवाईक्यूज हैं उनका सॉल्यूशन कराया जा रहा है वो मिलेंगे आपको, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, मैराथन क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए हम अलग से एक सेशन रखेंगे जिसमें आपके हर डाउट क्लियर होंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको डेली अगर कोई डाउट आते हैं तो हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा जिससे आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप प्रत्येक टीचर से कभी भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये इस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी थी। तो उम्मीद है कि आपको क्लास भी अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।